आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान। ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस एक लंबा टॉपिक है। तो विद्यार्थी अगर गहराई से नहीं पढ़ता है तो आप फंस जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको गहराई से उसकी अवधारणा को समझा जाए, फिर इसको पढ़ा जाए। ठीक है, समझ आया? चलो, तो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं पहले क्वेश्चन को हिंदी में इंग्लिश से पढ़ूंगा, हिंदी में इसको कर दूंगा, तुम समझाने। देखो क्या लिखा है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इज कॉल्ड। क्या कर रहा है, सवाल समझ आया क्या? ये नहीं है। देखो देखो, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहले समझो, इंग्लिश भी इससे अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति टू डिसाइड द केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। दो या दो से बेसी राज्य के बीच में अगर झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट किस जुरिस्डिक्शन के तहत वो जो है क्या कर सकता है, मतलब जो दोनों के बीच झगड़ा सुलझा देगा। हमने पढ़ाया है इस चीज़ कि कौन सब पढ़ाया है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ाया था, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ाया था। तो देखो, ये होता है सर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर दो या दो से राज्य अधिक राज्यों के बीच झगड़ा है तो कौन सुलझाएगा इसको? सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा है तो कौन जुरिस्डिक्शन होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। समझे? समझाया? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब अगर दो या दो से बेसी राज्यों में झगड़ा है, सेंटर और स्टेट्स में झगड़ा है, हाँ? सेंटर एक तरफ सेंटर है, या फिर उसके साथ दो दो एक दो अलग अलग स्टेट है, फिर एक तरफ स्टेट है, तो ये सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। किसमें आता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। समझ आया? हाँ, चल लिखिए, देखो, सुप्रीम कोर्ट किस जुरिस्डिक्शन के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट किस जुरिस्डिक्शन के तहत, JURISDICTION, किस जुरिस्डिक्शन के तहत, किस JURISDICTION जुरिस्डिक्शन के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाता है, वो किस जुरिस्डिक्शन के द्वारा होता है ना? तो आंसर लिखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के द्वारा। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के द्वारा कैसे होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। समझ आया? अगला सवाल देखो। अभी मैं मिसेलिनियस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मिसेलिनियस मतलब उसमें गवर्नर, राज्यपाल, मतलब प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, मतलब सब कुछ के बारे में पढ़ाएंगे। मिसेलिनियस क्वेश्चन, ठीक है। द पावर टू, अंग्रेजी पे ध्यान दो, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पंचायत लाइज विथ। देखो क्या कह रहा है, अगर कह रहा है वो पावर जो पंचायत के इलेक्शन का जो पावर होता है वो कौन तय करेगा, वो उसका डेट कौन तय करता है? समझाया क्या बोले? क्या मतलब जो जो पंचायत में, राज्य में पंचायत का चुनाव कौन होगा, वो कौन तय करेगा? इसकी शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन दे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संसद भवन, द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो, या द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या निर्वाचन आयोग। हाँ, स्टेट में अगर मान लो पंचायत का चुनाव हो रहा है तो वो डेट जो है उससे रिलेटेड जो भी पावर होंगे वो कौन इलेक्शन का, पंचायत का इलेक्शन का जो भी डेट सेट करेगा वो कौन सेट करेगा, मतलब
वो उसके मतलब वो करवाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। नहीं 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 नहीं, देखो फंस गए ना यहाँ पर। देखो यहाँ समझो, ये ट्रैप क्वेश्चन है, सही में ट्रैप क्वेश्चन, बच्चा फंस जाएगा। देखो देखिए पूरी कहानी समझो क्या है इसमें। स्टेट में जो स्टेट जो होता है ना, राज्य, हाँ राज्य, तो राज्य में जो पंचायत चुनाव होता है, ये पंचायती राज व्यवस्था स्टेट लिस्ट का मुद्दा होता है। किसका मुद्दा होता है? स्टेट लिस्ट का मुद्दा होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अभी पंचायत चुनाव होने वाला था, अब इसको बढ़ा दिया 1 साल तक। अभी बिहार में होने वाला था पंचायत चुनाव, बोला 1 साल बाद होगा चुनाव। ये राज्य के विवेक पर डिपेंड करता है। समझे? क्या समझे? राज्य सरकार की के ऊपर निर्भर करता है कि ये पंचायत के चुनाव कब कब होगा। ठीक, सुनाया? हाँ, तो लिखो, लिखिए। देखो पंचायत के चुनाव से संबंधी शक्ति किसके पास होती है? पंचायत के चुनाव से संबंधित शक्ति किसके पास होती है? आंसर लिखो, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के पास होती है। राज्य विधानमंडल के पास होती है ना, ये राज्य विधानमंडल के पास होती है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। समझे? किसके पास होती है? स्टेट लेजिस्लेचर। याद रहेगा? किसके पास? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। याद रहेगा फुल्ली? चलिए, तो आसान है ना, थोड़ा सा ट्रैपिक क्वेश्चन था। ज़्यादातर लोग दो ही चीज़ में कंफ्यूज होगा, या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन सोचेगा स्टेट का मुद्दा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये होता है स्टेट, ये जो होता है बेसिकली स्टेट का जो चुनाव होता है पंचायत का, वो उस राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। समझा? चलो, था सवाल, आसानी वाला सवाल। हाँ हाँ, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, चुनाव तो वही करवाता है, लेकिन डेट सब कौन तय करेगा? राज्य सरकार, पावर उसी के पास होता है। आगे देखो क्या लिखा है। द पूरा सवाल समझ लो पहले, फिर हम हिंदी में समझ, अंग्रेजी समझ लो, फिर हिंदी में बताएंगे। द 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब संविधान, उसकी जो 11वीं अनुसूची है, वो इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर बिटवीन, वो पावर किसको किसको देती है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, 11 पंचायत में 12 अनुसूची है ना जी, सॉरी पंचायत में कहते हैं, संविधान में क्या अनुसूची है? 12। अनुसूची अनुसूची 1 2 3 4 ऐसे करके 12 है। तो 11वां अनुसूची किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। बताइए। नहीं नहीं, 11वां अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? समझे? जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो उसमें 11वां अनुसूची उससे रिलेटेड है। अनुसूची याद करना पड़ेगा किस अनुसूची में क्या है, ये याद रख लो कम से कम 11। एक तो याद कर लो कि 11वां अनुसूची जो है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट मतलब जो बेसिकली स्टेट में जो पंचायती राज चुनाव, पंचायत वगैरह होती है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूची में आती है। किस अनुसूची में? हाँ, तुमको ये टेस्ट कर रहा था एग्जाम में सवाल से कि तुमको जो पता है कि नहीं पता है पावर, तो लिख लो। तो ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर लिखो। ये जो है ये है, ये पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। समझे? किससे रिलेटेड है बुआ? पंचायती राज व्यवस्था से क्या है? रिलेटेड है। कोई दिक्कत? हाँ,
तो भूलना नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था से क्या रिलेटेड है? 11वीं अनुसूची। ठीक है, याद हो रहा है ना? और मैंने फिर से बता देता हूँ, एक बार 2-3 सवाल जो पढ़ाए रिपीट कर लो। राज्यों के बीच में अगर झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। किस जुरिस्डिक्शन के थ्रू? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बता दिए हैं। ठीक, फिर मैंने पढ़ाया कि अगर स्टेट के बीच में, स्टेट में इलेक्शन संबंधी रिलेटेड कानून बनाना होगा तो कानून कौन बनाएगा? स्टेट राज्य विधानमंडल। अगर ये पूछा गया कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायती राज। ठीक है, ये पावर बांटती है ग्राम सभा और पंचायत के बीच में। ग्राम सभा और किसके बीच में? पंचायत के बीच में। तो मतलब आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? तो थोड़ा यूपीएससी का सवाल है ये सब। ऑल दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम्स, जस्ट लाइक एनडीए, सीएपीएफ। तो बड़ा बड़ा एग्जाम जो होता है, एनडीए का एग्जाम या सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है, तो ये सब इसी में सीडीएस में होता है, कमांड डिफेंस सर्विस। मेजर ब्रिगेडियर जो बनता है उसी का सवाल है ये भी। हालांकि सवाल सब बीपीएससी भी पूछता है। समझे? समझाया? हाँ, चलो अगला सवाल क्या लिखा है? द फेडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इन इनडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडस्ट्रक्टिबल स्टेट। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, तुमको सिखाते हैं। देखो इस सवाल दिमाग हरा जाएगा, हमको लगता है स्लो पढ़ाना पड़ेगा ये चीज़ सब। देखो अमेरिका के बारे में कहा जाता है, अमेरिका ना इनडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है मतलब पहले वो डिस्ट्रक्टिबल जानते हो? डिस्ट्रक्टिबल नहीं जानते हो? हाँ, इसको जानो। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब जिसको बर्बाद हो कर सके, जिसका नाश हो सके, वो डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। उसका उल्टा होता है इनडस्ट्रक्टिबल। इनडस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी, जिसको हम लोग विनाश नहीं कर सकते हैं। समझाया? तो कहना है कौन ऐसा है जो जिसे जो ऐसा यूनियन है, वहां पर यूनियन है जिसको नाश नहीं कर सकते हैं। समझे? उसमें राज्य भी भंग नहीं होगा, ना तो केंद्र भंग होगा ना तो राज्य भंग होगा। ऐसा किस में होता है? यूएसए में। किस में होता है? इसीलिए से कहा गया है एन इनडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। किसे कहते हैं? यूएसए। ठीक है, यूएसए कहते हैं ये चीज, वहां लिख लो। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटेड। देखो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, किसने कहा? निम्नलिखित में से किसने कहा? क्या कहा? इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब इसे बोलते संविधान सभा। संविधान सभा में किसने कहा 26 जनवरी 1950 को इंडिया वाज गोइंग टू एंटर इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इंडिया जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास में जा रहा है। ये 26 जनवरी 1950 को किसने कहा? ये सब सवाल नया सवाल है, सब नया सवाल है। अब तुमको ये परीक्षा में टकराएगा, तुम बोलेगा यार क्या पूछ रहा है ये सब, फंस जाओगे। आता रहेगा, थोड़ा सा गहराई से नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। ये किसने कहा था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान सभा। ई के कहलखिन कि इंडिया ना एगो कॉन्ट्राडिक्शन का लाइफ में जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होय छै विरोधाभास। ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अब ये क्यों कहा इसको समझो, जरा ध्यान दो। पहले सवाल लिख लो एक बार, सवाल लिखिए। किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है?
भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। भारत जो है विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। समझे? भारत किसके? भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे लिखो। यह बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी। समझे? ये बात किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि भारत जो है बात विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। क्यों? अच्छा, किस चीज का विरोधाभास? बोलो, किस चीज का विरोधाभास कहा रहा है? ध्यान दो, क्यों कहा था? मतलब क्यों कहा था विरोधाभास? इंडिया तो आजाद हो रहा था, आखिर क्या जरूरत पड़ा इसको कहने का? हाँ, देखो देखो बताते हैं थोड़ा सा। इसने कहा कि एक आदमी एक वोट देगा। एक आदमी क्या देगा? जैसा हम लोग देते भी हैं। अगर मैं हूं तो एक वोट का मालिक, लेकिन वोट तो एक होगा एक आदमी के, लेकिन आर्थिक रूप से सब अलग अलग। एक अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब रहेगा। मतलब इसमें समानता नहीं होगी। सामाजिक और आर्थिक रूप में भेदभाव होता ही रहेगा, ये होता ही रहा है। सही बात। अभी भी जाति पाति नहीं हटा है, अभी भी अमीरी गरीबी का फासला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ना भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत जो है कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास के लिए जा रहा है। किसने कहा था ये बात? अम्बेडकर साहब ने ये बात कहा था। ऐसा में तो लिखो, तो आंसर लिखो। उन्होंने कहा था कि राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन राजनीति में हमारे पास समानता होगी, हर व्यक्ति को एक वोट और हर वोट का समान मूल्य होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि राजनीति में हमारे पास क्या होगी? समानता होगी, हर व्यक्ति को एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य। हर व्यक्ति को एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। ठीक है? जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या रहेगा? असमानता बनी रहेगी। ये बात सही भी है, बना हुआ भी है ना? यही होता है। इसीलिए कहा था इन्होंने। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, इंडिया इज गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इंडिया इज गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है? बात क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन के लाइफ में जा रहा है। समझ आ गया? पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई। किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। क्यों कहा ये भी कारण बता दिया। तो थोड़ा जरूरी है कि अपने आप को घुसो, पॉलिटी में घुस जाओ, पूरा आर पार है। पढ़ भी था ना, 12-12 घंटा पढ़ोगे तब ना पागल भूत बनो ना। इसमें भूत बनने का मतलब हम लोग को क्यों नहीं हर विषय में उर्दू नहीं आता तो हम बोलते उर्दू नहीं आता, हमको जीरो आता है उर्दू। हम कहेंगे उर्दू हमको नहीं आता है। उर्दू हमको कोई पूछे, हम बोलेंगे उर्दू आता है, हमको कोई पूछ देगा तो निकल जाएगा सब उर्दू हमको। बाकी सब विषय क्यों आता है? क्योंकि सब विषय इसलिए आता है क्योंकि उसके पीछे का मेहनत किया हुआ है, उसके पीछे का बहुत ज्यादा डीपली मेहनत किया, तब ना तुमको समझा पा रहे हैं। नहीं समझे बात? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेहनत किया गया है, तो आप लोग मेहनत करिए। जब तक आप समय नहीं दीजिए किसी विषय को, विषय आपका नहीं होगा। तो विषय को पकड़ बनो। देखो, हम साइंस ही पढ़ा लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, पॉलिटिकल भी पढ़ा लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन हम उर्दू नहीं पढ़ाते, संस्कृत नहीं पढ़ाते। हम बोलेंगे संस्कृत के हम प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत हमको बहुत ज़्यादा नहीं आता है।
संस्कृत में बहुत ज़्यादा, हमको सब विषय आता है, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, ये सब नहीं आता है, समझे? तो गहराई से पढ़िए। हिंदी मेरा बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैथ मेरा बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब बहुत आसान है, लगता है समझा सकते हैं बहुत अच्छे से, डीपली से, गहराई से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 90 नंबर सवाल है, कह रहा है पंचायती राज संस्था से संबंधित संविधान के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? पंचायती राज संस्था से संबंधित, पंचायती राज संस्था से संबंधित संविधान के प्रावधान लिखित में किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? कौन सा राज्य है जिस पर ये लागू नहीं होता है? समझे? किस राज्य पर लागू नहीं होता है? आंसर लिखो मेघालय, मेघालय है ना, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। देखो ये जो राज्य है ना, राज्य, इन 3 राज्यों में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं होता है। किन किन राज्यों में मैंने बताया, बोलो? मेघालय में, हाँ, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 में पंचायती राज क्या है, वैसा लागू। यहाँ पर दूसरा व्यवस्था है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है एडीसी, यहाँ पे एडीसी व्यवस्था है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पर जैसे बिहार में पंचायती राज है ना, बिहार में 2006 से ही लागू है पंचायती राज व्यवस्था, और 50% महिलाओं का आरक्षण भी है। लेकिन ये जो राज्य है बताया, उसमें क्या होता है कि उसमें एडीसी का व्यवस्था है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो पंचायती राज से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, समझे? पंचायती राज का बाप होता है वहाँ पे, और लोगों को और पावर मिला है। इतना पावर पंचायती राज में इतना पावर लोगों के पास नहीं है। वहाँ के लोगों को उसकी कल्चर को चुनने का अधिकार है और पावर, समझे? तो वहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? एडीसी। एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त जिला परिषद। कौन परिषद है? लिखो लिखो, इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद है, इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद है। ठीक है, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पर है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए 1992 में नियम बना कि हर राज्य में क्या होगा, पंचायत। क्या होगा? 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों को पुराना सिस्टम दिया हुआ है, तो अपने पुराने सिस्टम चलाओ। क्यों? आदिवासी ना है वो सब, उसमें इंटरफेयर करोगे तो वो सब मानेगा भी नहीं, समझे? तो 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया, कौन कौन? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसमें कहा कि पंचायत का लागू कानून यहाँ लागू नहीं हुआ है, समझे? वहाँ पे उन लोगों को फ्री कर दिया, फ्री कर दिया कि वहाँ पर तुम लोग अपने अनुसार, तुम्हारा जो तुम लोगों में जो भी परंपरा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समझे? इन परंपरा में तुम लोग को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ऐसे 3 राज्य जहाँ पर आदिवासी, आदिवासी मतलब ट्राइबल्स को अपनी पुरानी परंपरा व्यवस्था चलती है। कौन व्यवस्था? ठीक है, और इसमें क्या नहीं लागू होता है? पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होती। समझ आया? ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन में त्रिपुरा, असम और गोवा, इस सब में लागू है। असम में भी पंचायती व्यवस्था है, त्रिपुरा में भी है, गोवा में भी है, किस में नहीं है? मेघालय,
मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में। 3 राज्य को नहीं भूलना, ठीक है। इसमें कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बिहार में है लागू, बिल्कुल लागू है, पूरा लागू है। यहाँ पे सरपंच होता है? मुखिया होता है, तभी तो। चलिए सीधी सी बात है, कुछ नया जानकारी मिला तुमको? 3 राज्य, बहुत टफ क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुनो, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक इमरजेंसी के रूप, मतलब कौन एक इमरजेंसी के रूप में व्याख्या नहीं किया, किसे? ठीक है, कौन एक इमरजेंसी नहीं, नेशनल इमरजेंसी है या नहीं? नेशनल इमरजेंसी सुने हो नाम? बिल्कुल सुने हैं। किस अनुच्छेद में जी? अनुच्छेद 352 यही ना कहता है नेशनल इमरजेंसी, सुने हो ना? फिर कह रहा है स्टेट इमरजेंसी, नाम सुने हो जी? अनुच्छेद 300। फिर कहता है फिनेंशियल इमरजेंसी 360। लेकिन कह रहा है हेल्थ इमरजेंसी, ये किसी तरह का इमरजेंसी नहीं है। तो ये तो आसान सवाल है, आसान सवाल है। कह रहा है कौन हमारे संविधान में कौन इमरजेंसी की व्याख्या नहीं किया है? 3 प्रकार की इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। 352, 365 लिख लीजिए। कौन कौन इमरजेंसी जी? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो ऑप्शन में हेल्थ इमरजेंसी है, ऐसा किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं। हाँ, सरकार कह दे कि फलाना राज्य में कोई बीमारी फैल गया है, हेल्थ इमरजेंसी मान लो, मतलब कहने को कह दे कि सबको खाली करो, इलाज करेगा, लेकिन संविधान की बात कर रहा है। यहाँ कर रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बात के संविधान में ये नहीं है। आर्टिकल लिख लेते नो। अच्छा, कौन सा इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है? फिनेंशियल 360 आपातकाल अभी तक लागू नहीं लगा है, ठीक है, समझ आ गया? एक बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान दो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? बड़ा शानदार सवाल है, ध्यान दो। सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन मतलब संविधान में बदलाव किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया इमरजेंसी रहेगा ना, इमरजेंसी की रिव्यू नहीं होगी। सरकार इमरजेंसी लगा देगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठेगा जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, समझे क्या? उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, हाँ समझ में क्या? उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। हाँ, मतलब उस पर सरकार, अगर इसमें केंद्र सरकार को पावरफुल बना दिया, ऐसा इंदिरा गांधी की थी। हाँ, 75 में कौन संविधान संशोधन हुआ था? 76 में हुआ था। बोलो ना, संविधान में बहुत चेंज कर दिया, बताओ, हिंट दे रहे हैं। संविधान ने बहुत ही बदलाव कर दिया था। नहीं नहीं, 44वां है, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी छोटका। हाँ, इसे लघु संविधान कहते थे, इसी में कर दिया था। तो देखो, लघु संविधान पढ़े तो इसमें एक चीज़ और जोड़ देना, जहाँ पढ़ाए थे वहाँ भी चट्टा जो मतलब उस समय जो था, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जो थी, ऐसा प्रावधान कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी करेगी सरकार तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता, गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट का पावर डाउन कर दिया। वित्त आपात का लगा दे, सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच जाएगा, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होगा। तो फिर हटा दिया ना 44वां के तहत। इसलिए वो क्या किया, चला थोड़े, सुप्रीम कोर्ट हटा दिया इसको, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको हटा दिया।
बोला तुमको पता है ना केशवानंद भारती केस क्या कहता है? केशवानंद भारती केस कहता है, केशवानंद भारती केस कहता है कि आप संविधान में जो मनो बदलाव कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी मत कर देना। जो मूलभूत ढांचा है उसको तुम बदल नहीं सकते हो। अभी मोदी ऐसा नहीं कर सकता जिंदगी भर के लिए हम ही रहेंगे प्रधानमंत्री, संविधान में बिल पारित करवा दे लोकसभा राज्यसभा सब जगह से, तो हो जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट सटका चलाएगा, अपना डंटी चलाएगा, तुरंत उसको नियम को हटा देगा। ये कौन नियम हुआ? जिंदगी भर तुम रहोगे, या ऐसा कह दे कि मोदी जी राजा हो जाए देश का? नहीं होगा। कौन प्रधानमंत्री का पद हटा सकता है? नहीं, पद भी नहीं हटा सकता है। पद भी वही बात, फिर प्रधानमंत्री का पद हटाएगा तो कोई ना कोई तो बनेगा राष्ट्रपति, कोई ना कोई तो उसका शासन व्यवस्था चलाएगा, तब तो राजशाही हो जाएगी, राजा का बेटा राजा। ऐसे मोदी ब्याह हो नहीं किया है, इसका तो बनबो नहीं करेगा। हाँ, तब तो वो नहीं, ऐसा चीन में होता है। किस में होता है? चीन में और रूस में होता है ऐसा। रूस में अभी जो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, हाँ, वो अभी घोषित कर दिया 2036 तक हम ही रहेंगे। और सी जिनपिंग जो चीन में, वो भी कह दिया कि हम अभी रहेंगे कुछ साल तक। ऐसा संविधान में पारित करवा दिया है। ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा खच्चर से बनाया संविधान, ना तुम कुछ भी कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैठा, 13 को जज बैठा, 7-6 से फैसला आया था, बोला बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, समझे? जो मूलभूत ढांचा है उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? ये सवाल है, लिखिए। किस संविधान संशोधन में यह यह व्यवस्था किया गया कि आपातकाल की जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी? आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ऐसा किसमें हुआ था? किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो याद कर लो, ऐसा हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, समझे? ऐसा किसमें हुआ था? 1976 में लिख ले, डेट भी लिख लेना। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जो है बेसिकली संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन को पता है? बताओ, संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, बताओ। धर्मनिरपेक्ष, तुम बोलो ना। अखंडता, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें? हाँ, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, और इंटेग्रिटी, अखंडता, 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द याद कर लेना? समाजवादी और अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था। ये सब मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां को बढ़िया से पढ़ो। इसी में क्या हुआ था, कुछ लिस्ट में भी चेंज किया गया था। कुछ लिस्ट, जैसे ऐसा लिस्ट था जो कि 42वां संविधान संशोधन में कुछ लिस्ट ऐसा था जिसमें क्या हुआ था कि वो स्टेट सेंटर लिस्ट का था। स्टेट लिस्ट का, किस लिस्ट का? स्टेट, स्टेट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। जैसे शिक्षा, शिक्षा को, शिक्षा जो था पहले किस लिस्ट का होता था? स्टेट का। इसमें क्या किया, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया। इसमें दोनों सरकार, मतलब केंद्र और राज्य, दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, समझ आया? समझ रहे ना मेरी बात? तो गहराई से बता रहे हैं, समझो। पूछता है
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 1 घंटा समझना समझाएंगे। हो लाइट मारो।